हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। पिछले वीडियोस तक हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था कि बर्नौलीज जो थ्योरम थी वो आप लोग यूज़ कर सकते थे, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम जो कि आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने डेराइव की थी, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था दैट द फ्लो शुड बी इररोटेशनल। क्योंकि अगर कभी भी रोटेशनल फ्लो हुआ तो ये हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में रोटेशन हो रहा होगा तो वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है ऑन द पार्टिकल्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही होता है जो कि आप खुद भी एक्सपीरियंस करते हो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाली गाड़ी में अगर बैठे हो तो। सिमिलरली अगर आप कभी झूले में बैठे हो, जो झूला भी गोल घूम रहा है, तो वहां पे भी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर सकते हो। बहुत सारी बार हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, और वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेशनल फ्लो होने पर भी एक्ट करेगा। ऐसा कोई भी रोटेशनल फ्लो जिसमें हम लोग देखें कि एक पर्टिकुलर प्लेन में प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स है फ्लूइड के, वो रोटेट कर रहे हैं अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, उस पर्टिकुलर फ्लो को हम लोग बोल देते हैं एज द वॉर्टेक्स फ्लो। तो वॉर्टेक्स क्या होता है? वॉर्टेक्स मतलब एक ऐसा फ्लो जिसमें रोटेशन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, और उसके कारण जो लेवल ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स है एट द डिफरेंट सेक्शंस वो भी चेंज होता जाता है। हम लोगों ने कई बार देखा भी है, हिंदी में कई बार हम लोग देखते हैं जो हरिकेन्स है, भंवर जो है नदी में, सी में हम लोग देखते हैं कई बार, वो जो भंवर है वो भी कुछ और नहीं बल्कि एक वॉर्टेक्स है। इसी के अलावा जो वॉर्टेक्स की मैं बात कर रहा हूं, और एग्जांपल्स देने के पहले मैं यहाँ पर समझा देता हूं कि जो वॉर्टेक्स है वो टोटल कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, वॉर्टेक्स फ्लो के बारे में पढ़ना है, लेकिन वॉर्टेक्स कितने तरह के होते हैं पहले ये चेक कर ले। तो यहाँ पर वॉर्टेक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द वॉर्टेक्स फ्लो इज द फ्री वॉर्टेक्स। क्या बुलाया जाता है इसको? एज द फ्री वॉर्टेक्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है अभी कि जो हम लोग नदियों में देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? एज द फ्री वॉर्टेक्स। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिवर्स में हम लोग जो देख रहे हैं उसको मैंने बोला फ्री वॉर्टेक्स। सिमिलरली इसी के अलावा अगर आपने सिंक में देखा हो, वॉश बेसिन में देखा हो, अगर पानी भर दिया है और एकदम से आपने जो सिंक है उसको ओपन कर दिया, क्या करना है? वॉश बेसिन को आप पूरा भर दे पानी से और उसके बाद फिर उसका सिंक ओपन कर दें, तो क्या होता है? सिंक में पानी जब जाता है तो घूमते हुए जाता है, वो भी क्या होता है? दैट इज ऑल्सो योर फ्री वॉर्टेक्स। तो यहाँ पर लिख देता हूं वॉश बेसिन में जो आप लोग देखते हो दैट इज ऑल्सो योर फ्री वॉर्टेक्स। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए पाइप बेंड्स जो है, पाइप में अगर कहीं पे भी बेंड दिया गया है तो बेंड देने पे भी वहां पर फ्लो जो होगा वो आपका कैसा रहेगा? रोटेट करेगा, रोटेशनल फ्लो होगा बेंड पे। उस रोटेशनल फ्लो को भी हम लोग क्या बोल देते हैं? एज द फ्री वॉर्टेक्स। फ्री वॉर्टेक्स कब बुलाया जाता है? अब सवाल ये आता है सर एग्जांपल्स तो मैंने बताया, लेकिन फ्री वॉर्टेक्स होता क्या है? देखिए, फ्री वॉर्टेक्स ये जितने भी हम लोगों ने अभी यहाँ पर केसेस देखे हैं, आई होप आप इनको इमेजिन तो जरूर कर पा रहे हो, लेकिन ये जितने भी हम लोगों ने केसेस देखे इनमें से कोई भी केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है टू कॉज देम रोटेट। ये कुछ इंटरनल फोर्सेस या कुछ ऐसे फोर्सेस जो कि पहले से लगे हुए हैं या पहले से एक्ट कर रहे हैं, उन्हीं के कारण यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। सो ऐसे कोई भी पर्टिकुलर वॉर्टेक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? एज द फ्री वॉर्टेक्स। क्या डेफिनेशन लिखी है? तो चलिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख कर दे देता हूँ। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? लिख सकते हैं यहाँ पर दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, no external force applied to cause the rotation, to cause the rotation that is due to। तो रोटेशन किसकी वजह से होगा? रोटेशन यहां पर होगा बिकॉज ऑफ, रोटेशन इज बिकॉज ऑफ सम ऑलरेडी प्रेजेंट फोर्स, already present force और इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई इंटरनल फोर्स है या फिर पहले से जो कोई प्रेजेंट फोर्स है उसके कारण अगर रोटेशन हो रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? एज द फ्री वॉर्टेक्स।
देखिए फ्री वॉर्टेक्स में आपने कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया है, तो जो रेट ऑफ रोटेशन होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी पर्टिकुलर फ्री वॉर्टेक्स को ही हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं, एज दिस इज ऑल्सो नोन एज इररोटेशनल वॉर्टेक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज इररोटेशनल वॉर्टेक्स। अब अच्छा, इररोटेशनल क्यों बुलाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताता हूं, लेकिन उसके पहले चेक कर लेते हैं व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ वॉर्टेक्स जो हमको स्टडी करना है। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ वॉर्टेक्स को हम लोग बुला लेते हैं एज द फोर्स्ड वॉर्टेक्स। सो क्या बोलते हैं हम लोग, एज द फोर्स्ड वॉर्टेक्स। अब फोर्स वॉर्टेक्स जैसा कि नाम बता रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या करते होंगे, इधर तो हमने कोई एक फोर्स अप्लाई करा नहीं रोटेशन के लिए, लेकिन फोर्स वॉर्टेक्स में ऑफ कोर्स हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख देता हूं, दैट फोर्स टू कॉज रोटेशन इज अप्लाइड हियर। ठीक है, यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग ये सभी जानते हैं कि सर एक्सेलरेशन भी आएगा बिकॉज ऑफ द फोर्स। मतलब कि जो वेलोसिटी है रोटेशन की, जो रेट है रोटेशन का, वो इसमें चेंज होगा और हो सकता है। ठीक है, लेकिन फोर्स्ड वॉर्टेक्स के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ, कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स है, देखिए अगर आप पानी को बकेट के अंदर डालते हो और हाथ से उस पानी को हिलाते हो तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एज द फोर्स्ड वॉर्टेक्स। पानी के अंदर बकेट के अंदर पानी भरा है और बकेट में नीचे छेद कर देते हो तो जो गोल पानी घूम रहा है उसको क्या बोल देते हो, एज द फ्री वॉर्टेक्स। बात समझ में आ रही है? तो अगर बकेट की जगह में कोई भी सिलेंडर लेकर घुमाऊंगा तो भी वो क्या हो जाएगा, एज द फोर्स्ड वॉर्टेक्स। तो यहां पर लिख देता हूं, पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी सिलेंडर rotated about its axis। cylinder rotated about its axis। ठीक है, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल क्या, कि फोर्स लगाया गया हो घुमाने के लिए, जैसे मैंने बोला हाथ से अगर आप घुमा रहे हो पानी को तो फोर्स्ड वॉर्टेक्स हो गया है। सिमिलरली हाथ की जगह अगर मान लीजिए कोई ब्लेड से घुमा रही है उसको, जैसे ग्राइंडर मिक्सर्स में अगर मान ले पानी रख के आप घुमाते हो तो उसको क्या बोल देंगे, पानी हो या फिर कोई भी जूस वगैरह हम लोग जब बनाते हैं, आप लोगों ने सभी देखा है कि आप लोगों ने एटलीस्ट मैंगो जूस तो जरूर बनाया होगा, कोई ना कोई जूस तो जरूर बनाया होगा ग्राइंडर से। तो ग्राइंडर में नीचे ब्लेड्स लगी हुई होती है और वो घुमाती है, आप लोगों ने सभी ने देखा है। तो वो जो वॉर्टेक्स है जो कि हम लोग उस ग्राइंडर के जार में देख रहे हैं उसको क्या बोल देंगे, एज द फोर्स्ड वॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं, ग्राइंडर जार। अच्छा, इसी के अलावा अगर थोड़ा और टेक्निकली हमारे सिलेबस की बात करता हूं तो पंप्स में भी इंपेलर होता है और वो इंपेलर पानी को फोर्स लगाता है ना। तो यहां पर लिख देता हूं, इंपेलर ऑफ पंप, इंपेलर ऑफ पंप। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स तो देखिए आपको हो सकता है कि कभी कोई अलग एग्जाम में कोई नया केस आपको दे दे, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रोटेशन करवाया जा रहा है तो बोल दोगे आप एज द फोर्स्ड वॉर्टेक्स। लेकिन अगर रोटेशन अपने आप हो रहा है कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट फोर्स के कारण, कोई आपने वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया है, तो क्योंकि इधर देखिए यहाँ पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, फोर्स तो जरूर एक्ट करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हर जगह एक्ट कर रही है। तो ये जो हम लोग फ्री वॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, लेकिन वो पहले से एक्ट कर रहा था, कोई एक्सटर्नल फोर्स आप वहां पर उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो। इस केस में है जरूर एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन इस केस में उसको एक्सटर्नल नहीं मान रहे बिकॉज दैट वाज आल्सो प्रेजेंट अर्लियर। सो ऐसे पर्टिकुलर को हम क्या बोल देते हैं, एज द फ्री वॉर्टेक्स। ठीक है, वो रोटेशन करवाने के डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया है कि जो वॉर्टेक्स है वो टोटल दो तरह का होता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये वॉर्टेक्स जब फ्लो हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो क्योंकि ये रोटेशनल फ्लो है तो उसमें बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डेरिवेशन में बताया है दैट द बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर द इररोटेशनल फ्लो। हमने एज्यूम करा था कि कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर वो पॉइंट भी लिख कर दे देता हूँ जो मैंने अभी आपको बोला है। क्या बोला है मैंने आपको अभी यहाँ पर, दैट बर्नौलीज इक्वेशन, Bernoulli's theorem is not applicable on vortex। ठीक है,
अब अगर बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है तो फिर कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये हम लोग को यहाँ पर डिराइव करके देखना पड़ेगा। दो तरह के वर्टेक्स होते हैं, वो तो मैंने आपको बताया। बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होती है? फॉर द रोटेशनल फ्लो, सॉरी फॉर इररोटेशनल फ्लो। अब बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर वर्टेक्स की बात कर रहा हूं तो वर्टेक्स के लिए जनरल इक्वेशंस किस तरह से निकालें। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूं कि कौन सा वर्टेक्स है, फोर्स्ड वर्टेक्स भी हो सकता है, फ्री वर्टेक्स भी हो सकता है, लेकिन कोई भी अगर वर्टेक्स है तो ये पक्की बात है कि उसकी कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूर होगी। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन में मान लेता हूं लेट दिस इज द रोटेशन पाथ, दिस इज द रोटेशन पाथ। और ये जो रोटेशन पाथ है यहां पर कुछ दूरी पर इसका सेंटर भी है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया एज अ स्मॉल आर, ठीक है। ये जो मैंने एलिमेंट यहां पर कंसिडर किया है, फोर्स्ड वर्टेक्स हो या फ्री वर्टेक्स हो, वर्टेक्स है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट में मैं ले लेता हूं यहां से लेकर ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया है। कौन सा एलिमेंट लिया है तो वापस से चलिए मैं शेड करके दिखा देता हूं आप लोगों को। दिस इज द एलिमेंट यू हैव टेकन, ठीक है। तो ये एलिमेंट मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया है। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर आगे ये जो एलिमेंट है इसका थिकनेस में मान लेता हूं लेट दिस थिकनेस इज इक्वल्स टू डी आर, ठीक है। एवरेज जो रेडियस था उसको मैंने स्मॉल आर रख दिया था, जबकि ये जो यहाँ पर सेंट्रल में एंगल बन रहा है लेट दिस बी डी थीटा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि जो डी आर की वैल्यू है वो तो बहुत छोटी है, तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि जो यहाँ ये एरिया है, ये जो एरिया है, देखिए कौन सा एरिया बोल रहा हूं, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये दोनों क्या है? इक्वल इक्वल है। इनको मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं एज अ डी ए, इसको मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं, वापस से लिखेंगे, इस एरिया को मैंने लिख दिया है एज डी ए, लेकिन डी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप लिख सकते हैं दैट विल बी नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ आर इनटू थिकनेस। थिकनेस इस डायरेक्शन वाली, तो उसको मैं 1 यूनिट अगर लिख लूं तो इसको मैं डी ए को लिख सकता हूं एज आर इंटू डी थीटा विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क इंटू 1, ठीक है। डी ए तो लिख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इस पे क्या एक्ट करेगा। इस पे एक्ट करेगा प्रेशर फोर्स। अब प्रेशर फोर्स की मैं बात कर लेता हूँ कि आर के डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा, अगर मैं एज्यूम करूँ तो देखिए यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि देखिए पहला फोर्स तो ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। कौन सी डायरेक्शन में? ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा। और मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू है इधर P, फोर्स कितना हो जाएगा? P इंटू डी ए, ठीक है। सिमिलरली यहां से इस डायरेक्शन में भी एक्ट करेगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने बनाया है दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्लान ऑफ योर वर्टेक्स फ्लो, ठीक है। ये क्या है? प्लान है, मतलब आप ऊपर से देख के बता रहे हो कि भाई रोटेशन हो रहा है इस तरह से। तो ये जो पाथ था, ये रोटेशन वाला पाथ जो था, ये रोटेशन वाला जो पाथ था उसको मैंने घुमाकर इधर बना दिया है, ठीक है। ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये रोटेशनल पाथ दिख रहा है। अब यहाँ पर बात समझते हैं कि ऊपर से इस डायरेक्शन में भी एक्ट करेगा प्रेशर, और उसको मैं लिख देता हूं P प्लस। किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप? R की डायरेक्शन में, तो इधर लिख देता हूं डेल P बाय डेल R विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। dr आगे बढ़े हो तो इतना इंक्रीज हो गया होगा प्रेशर की वैल्यू। सो दिस इज द ओवरऑल इंक्रीज्ड प्रेशर वैल्यू इनटू एरिया कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर फोर्सेस है ये किसके बराबर आने चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं दैट द नेट फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस शुड बी equals to mv square by r, and mv square by r is nothing but that is your centrifugal force, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो देखिए पहला तो एक फोर्स दिख रहा है, ये कितना है? P प्लस डेल P बाय डेल R इंटू डी आर इंटू डी ए माइनस, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन के फोर्स को मैंने पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन के फोर्स को नेगेटिव ले लूंगा, तो माइनस P इंटू डी ए शुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। अच्छा यहां पर देखेंगे तो ये P इंटू डी ए, ये P इंटू डी ए पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? तो दिख रहा है डेल P बाय डेल आर
इंटू डी आर इंटू डी ए। अच्छा, मास को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सिंपली। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, तो देखिए एरिया कितना है डी ए, और इसकी लेंथ टोटल कितनी है, तो इसकी लेंथ अच्छा सॉरी ये है डी ए, ये एरिया है और इसकी लेंथ होगा ये वाला पोर्शन। तो मैं जो वॉल्यूम लिखूंगा दैट विल बी इक्वल्स टू डी ए इज द एरिया, जबकि लेंथ कितना है डी आर है। तो दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो मैंने बस मास की जगह लिख दिया है रो इंटू डी ए इंटू डी आर। अब देखिए डी ए इंटू डी आर, डी ए इंटू डी आर तो इधर भी है और इधर भी है, कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनल इक्वेशन क्या बन जाती है, डेल पी बाय डेल आर विल बी इक्वल्स टू कितना, रो वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर। इसको मैं मान लेता हूँ एज अवर फर्स्ट इक्वेशन। मैंने अभी ये बिल्कुल भी नहीं माना है कि जो वॉर्टेक्स है वो फ्री है कि आपका फोर्स्ड वॉर्टेक्स है, कोई भी वॉर्टेक्स हो सकता था। लेकिन इसी के अलावा अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में चेक करता हूं, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये तो हमने देखा अभी यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि अगर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा था, ऐसे हो रहा था, तो मैंने ऐसे में ऊपर से देखा है, और जो ऊपर से देखा तो ये सर्कुलर पाथ को मैंने इधर बनाया है। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। बट अगर मैं वर्टिकल प्लेन में चेक करूं एग्जैक्टली, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन आप ये जानते हो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल एक्ट। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट करेगा तो जेड डायरेक्शन में भी, क्योंकि इस डायरेक्शन को अगर मैं जेड ले लूंगा तो जेड डायरेक्शन में भी क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। अच्छा, कितना चेंज होगा, तो डेल पी बाय डेल जेड किसके हिसाब से चेंज होता है, तो आप लोगों को पता है सर, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वहां पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है, और कितनी बढ़ती है, तो रो जी एच बढ़ती है। ठीक है, तो अगर एच नीचे गए हो तो रो जी एच इंक्रीज होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एच बोलूंगा तो सिर्फ बचेगा रो जी। ठीक है, तो नीचे जाने पर तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं जेड जो ले रहा हूं यहां से ले रहा हूं, तो ऊपर जाने पे z इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। इसलिए क्या करूंगा, अगर z आप नीचे से काउंट कर रहे हो तो यहां पर आप जैसे जैसे z बढ़ाओगे वैसे वैसे p की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इसलिए यहां पर लिख दूंगा माइनस ऑफ रो जी। ठीक है, चेंज इन प्रेशर कितना मिल रहा है, रो जी जेड। यही आप लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा भी था। ठीक है, तो देखिए मेरे पास यहां पर हो जाती है टोटल, ये इसको मैं मान लेता हूं, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो अगर मैं आपको पूछता हूं दैट व्हाट विल बी द टोटल चेंज इन प्रेशर, प्रेशर टोटल दो डायरेक्शंस में चेंज हो रहा है, एक तो आर की डायरेक्शन में चेंज हो सकता है और दूसरा चेंज हो सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो देखिए डेल पी बाय डेल आर इंटू डी आर ये करना है, लेकिन मेरे को यहां पर ऑलरेडी पता है डेल पी बाय डेल आर किसके बराबर है, रो वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो इधर लिख देता हूं मैं एज रो वी स्क्वायर बाय आर इंटू डी आर प्लस, अच्छा डेल पी बाय डेल जेड क्या है, तो माइनस ऑफ रो जी। देखिए मैंने लिखा माइनस ऑफ रो जी, तो इधर लिख देता हूं आगे माइनस ऑफ, इसको भी हटा देते हैं, माइनस ऑफ रो जी, ये तो इसकी वैल्यू हो गई इनटू डी जेड। ठीक है, सो ये हो जाता है मेरे पास डी पी का एक फॉर्मूला। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ फॉर वॉर्टेक्स। अब ये जनरल इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये फोर्स्ड वॉर्टेक्स में भी एक्ट कर सकता है और फ्री वॉर्टेक्स में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं चलिए मूव करता हूं टुवर्ड्स फोर्स्ड वॉर्टेक्स। अगर मैं फोर्स्ड वॉर्टेक्स की बात करता हूं तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, सेपरेट करने के लिए लाइन बना देता हूं। अब वापस लिखते हैं हम यहां पर कि फोर्स्ड वॉर्टेक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखें। अच्छा, फोर्स्ड वॉर्टेक्स के लिए एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले तो आप लोगों को यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं। लेट दिस इज योर सिलेंडर।
क्योंकि अगर मेरे को फोर्स्ड वॉर्टेक्स पढ़ना है तो एक वहाँ पर केस भी कंसीडर करना पड़ेगा। इस सिलेंडर के अंदर कुछ फ्लूइड भरा था और मैंने इसको रोटेट करवा दिया तो वॉर्टेक्स बनेगा। वॉर्टेक्स बनेगा तो कैसा बनेगा, तो सर ये कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने को मिलेगा एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन होने पर। ठीक है, अच्छा ये दोनों शायद आपको लोगों को सेम लेवल पे नहीं दिख रहे हैं, तो मैं एक काम कर देता हूँ, वापस से डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या दिख रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सर ये है। ठीक है, इसके अबाउट घुमाया होगा विद एन ओमेगा। अब अगर ओमेगा यहाँ पर आपने अप्लाई किया है, एंगुलर वेलोसिटी दी गई है यहाँ पर, तो मैं ये लिख सकता हूँ दैट v विल बी इक्वल्स टू ओमेगा आर ऑल्सो। एंड अगर मैं यहाँ पर ये पुट कर दूं इन अबोव इक्वेशन, इधर इस वाली इक्वेशन में v इक्वल्स टू ओमेगा आर में पुट कर दूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी देखेंगे, dp विल बी इक्वल्स टू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी आर माइनस ऑफ रो जी डी जेड। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग जेड पे हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स ले लिए हैं, एक यहाँ ले लिया है और एक यहाँ ले लिया है। दोनों के दोनों ही मैंने अभी क्या करे यहाँ पर सेम टॉप लेवल पे ले लिए हैं। जरूरी नहीं है टॉप लेवल पे ही ले लो, लेकिन बस मेरे को नाम देना था यहाँ पर, तो नाम दे दिए मैंने 1 और 2 मान लेते हैं। तो चलिए इधर यहाँ पर अगर मैं एक काम करता हूँ, इसी को थोड़ा और फर्दर सॉल्व करें। क्या कर रहे हैं देखिए, डी पी इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर माइनस ऑफ रो जी इंटू डी जेड। ठीक है, मैं इंटीग्रेट कर देता हूं और लिमिट्स लगा देता हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए। अब वो पॉइंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं, सो मैं क्योंकि जनरल यहाँ पर डेरिवेशन कर रहा हूं इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है और मैं इंटीग्रेट कर देता हूं फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। ठीक है, तो यहाँ पर dp का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू p2 माइनस p1। ठीक है, इधर देखिए इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 और अंदर क्या बच जाएगा, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और इस तरफ माइनस ऑफ रो जी इंटू z2 माइनस z1। आई होप यहाँ तक का तो आपको पूरा समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर मैं ये अज्यूम कर लूं इफ बोथ पॉइंट्स आर ऑन टॉप लेवल ऑफ वर्टेक्स, अगर दोनों के दोनों ही पॉइंट्स टॉप लेवल ऑफ वर्टेक्स पर है, मतलब क्या है, ये है अपर लेयर। ठीक है, ये अपर लेयर पे अगर प्रेजेंट है तो अपर लेयर पे क्या ऊपर कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन मैं ये बोल सकता हूं देन P1 विल बी इक्वल्स टू P2 एंड बोथ विल बी इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। एक काम कर देता हूं, नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, क्या हम लोगों ने लिखा, 0 विल बी इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस ऑफ रो जी इंटू Z2 माइनस Z1। देखिए यही लिखा है सेम। ठीक है, इसको मैंने 0 कर दिया है और इस तरफ के ये पूरे को कैलकुलेट करके उधर लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एज रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस साइन इधर अंदर करेंगे तो रो जी इंटू Z1 माइनस Z2 बच जाएगा। ठीक है, रो और रो तो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एज ओमेगा स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर बाय 2, ये जी को इस तरफ ले लेता हूं, विल बी इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2। ठीक ठीक है, अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इफ पॉइंट 2 इज एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहां ले लिया मैंने,
कि जो पॉइंट 2 लिया है मैंने वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ले लिया है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब देखिए ये हमारा वर्टेक्स का टॉप लेवल बना था सिलेंडर के अंदर, कुछ इस तरह का मैं मान लेता हूँ। तो मैंने अगर ये बोला कि भाई देखिए दोनों ही पॉइंट्स पहले तो मैंने टॉप लेयर पे ले लिए थे, P1 और P2 बराबर कर दिया। अब मैं बोल क्या रहा हूँ कि भैया एक पॉइंट जो पॉइंट 2 है वो यहाँ है और जो दूसरा पॉइंट है 1 वो यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया ये लेवल Z2 हो गया और ये लेवल Z1 हो गया। तो जब मैं Z1 माइनस Z2 करूंगा तो वो डिफरेंस क्या मिलेगा मेरे को, दिस विल बी योर डिफरेंस, और इस डिफरेंस को मैं लिख देता हूँ Z, ठीक है। तो देखिए इस तरफ राइट हैंड साइड में तो बच गया Z, लेकिन ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि जो सेकंड पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट पे स्मॉल r की वैल्यू क्या है, 0 है। सो मैं लिख सकता हूं यहां पर R2 की वैल्यू 0, और जहां R2 की वैल्यू 0 पुट कर दी तो इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर, ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर बाय 2G। और ये फाइनली आप फॉर्मूला यहां पर याद रख सकते हो जो कि आपको बता रहा है द हाइट डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल मोस्ट पॉइंट टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट का कितना हाइट है सेंटर के रिस्पेक्ट में, एक्सेस के रिस्पेक्ट में, वो वैल्यू बता रहा है ये फॉर्मूला। अच्छा R1 ना लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अगर पॉइंट लिख रहे हो तो वहां पर R1 लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को बहुत बार अपनी एग्जाम्स में यूज करने के लिए मिल जाएगा। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो तो हम लोग बिल्कुल देखने वाले हैं, लेकिन यहां पर अगर आप चेक करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि सर ये जो z की वैल्यू है r के साथ स्क्वायर में वेरी कर रही है, क्या r के स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है। सो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं z वेरीज विद r स्क्वायर, है ना। और इसीलिए यहां पर शेप फॉर्म्ड इन द वर्टेक्स, अगर मैं 2D में बात कर रहा हूं तो पैराबोला बनेगा, लेकिन अगर मैं 3D में बात कर रहा हूं तो वो एक पैराबोलाइड बनेगा। तो यहां पर लिख देता हूं शेप फॉर्म्ड इन द वर्टेक्स विल बी, कैसा, 2D में तो बनेगा नहीं है जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, ये कैसा बनेगा 3D में बनेगा, और 3D में बनेगा तो क्या लिख दूं, विल बी अ पैराबोलाइड, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा इसी के अलावा एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम लोगों को नोट करने वाला पॉइंट मिला था, क्या नोट करने वाला पॉइंट मिला था वो आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे, बताता हूँ। या फिर एक काम करते, इधर नहीं, मैं थोड़ा सा आगे और बताता हूँ, हम लोग और आगे अभी डेरिवेशन करने वाले हैं यहाँ पर, या फिर एक काम कर इधर ही देख ले, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रही है, इधर दिख रहा है, लेकिन ये रेडियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। जितना रेडियल डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, दिख रहा है, जितना रेडियल डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये भी बोल सकते हो दैट द प्रेशर इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, प्रेशर इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस इन द वर्टेक्स, और वर्टेक्स भी कौन सा भी, फोर्स्ड वर्टेक्स। तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देता हूँ, एक पॉइंट तो लिखा ही है मैंने, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देते, क्या लिख रहा हूं मैं, दैट प्रेशर इन अ फोर्स्ड vortex changes with square of radial distance, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी तक बताए आपको वॉर्टेक्स और स्पेसिफिकली फिर फोर्स्ड वॉर्टेक्स के बारे में जो मैंने बताए हैं, यहाँ पर फाइनली डेरिवेशन करके एक इक्वेशन आ गई है, यहाँ तक का पूरा पार्ट आपको अभी तक का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यही जो पार्ट हम लोगों ने अभी देखा कि एक पैराबोलाइड बनेगा, इसी पैराबोलाइड के बारे में एक और पॉइंट है जो कि प्रूफ करने को हो सकता है आपको कोई कन्वेंशनल एग्जाम में, या फिर हो सकता है आपको उसका फाइनल रिजल्ट पूछ लिया जाए। क्या बता रहा हूं, सुनेंगे। देखिए अगर मान लीजिए, वापस से समझा रहा हूं, वापस से सुन ले। अगर मान लीजिए दिस इज योर सिलेंडर जिसमें आपने पहले तो वाटर प्रेजेंट था, वो इस लेवल तक था, ठीक है, ध्यान से देखेंगे।
ये एक सिलेंडर है जिसमें जो फ्लूइड है, वाटर हो या कोई भी फ्लूइड हो, वो यहाँ तक प्रेजेंट था। अब ये जो लेवल है इसको मैं नाम दे देता हूं एज ए, बी तक पहले प्रेजेंट था हमारा वो फ्लूइड। अब क्या करा मैंने, यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिलेंडर को मैंने एक एंगुलर वेलोसिटी दे दी, तो इसको मैंने रोटेट करवा दिया बाय ओमेगा। ठीक है, तो जब इसको ओमेगा से हमने रोटेट करवाया है तो क्या होगा, यहाँ पर एक पैराबोलाइड बनेगा। पैराबोलाइड बनेगा तो मैं मान लेता हूं दिस इज योर पैराबोलाइड विच इज फॉर्म्ड हियर। थोड़ा सा वो सिमेट्रिकल मान लेंगे इसको कि पैराबोलाइड जो बनाया है वो सिमेट्रिकल है, जितना उस तरफ है वैसे ही इस तरफ है, सिमेट्रिकल बनना ही चाहिए। तो यहां पर ओमेगा दे दिया, पैराबोलाइड बन गया। प्रूव करने को ये आ जाता है कि जितनी हाइट इस पैराबोलाइड की हमारे नॉर्मल वाटर लेवल के ऊपर है उतनी ही डेप्थ होती है नीचे नॉर्मल लेवल से। क्या बोल रहा हूं, मतलब कि अगर मान लीजिए यहां पर ही अगर मैं आपको बोलता हूं लेट दिस आर द लेवल्स, दीज आर द लेवल्स, ठीक है, लेवल्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, और यहां पर लिख देता हूं कि ये जो लेवल्स हैं इनके नाम दे देता हूं। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं एज नाम दे देता हूं इसको एज y1, इसको मैं मान लेता हूं y2। ठीक है, और एक काम करता हूं, यहां से जो नॉर्मल लेवल है, सॉरी ये सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख देता हूं स्मॉल h। तो हमें प्रूफ करने को क्या आता है, दैट दिस y1 विल बी इक्वल्स टू y2। ये प्रूफ करने को हो सकता है आपको आए। क्या बोला है, इसका मतलब क्या है कि जो पैराबोलाइड बनेगा उसका आधा पोर्शन हमारे नॉर्मल लेवल के ऊपर बनता है और आधा पोर्शन नॉर्मल लेवल के नीचे बनता है। यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर आपको पूछता हूं दैट मान लेते दिस इज योर रेडियस दैट इज कैपिटल R, तो क्या मेरे को बता सकते हो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनिशियली कितना है, मतलब जब आपने रोटेशन नहीं करा है तब कितना होगा लिक्विड का वॉल्यूम। तो ऑफ कोर्स ऐसा सिलेंडर था जिसमें यहाँ पर ए बी लेवल तक का यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ था। तो रेडियस पता है, रेडियस अगर पता है तो ये एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितनी हाइट है, h प्लस y2, सो h प्लस y2 होल स्क्वायर। ये बिल्कुल आप समझते हैं, सॉरी होल स्क्वायर नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर h होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं कि चलिए रोटेशन हो गया है, तब क्या मेरे को बता सकते हो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग रोटेशन। रोटेशन के दौरान कितना यहां पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, तो मैं एक काम कर लेता हूं कि यहां तक के पहले सिलेंडर का मैं एक काम करता हूं, यहां तक के सिलेंडर का मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूं, उसमें से पैराबोलाइड का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहां तक के सिलेंडर का हाइट कितना है बोलो, h प्लस y1 प्लस y2, यस और नो। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल, और कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल h प्लस y1 प्लस y2। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड, और वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड ये वाला वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड कितना होता है, तो वो होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। कितना होता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ये बता दो पैराबोलाइड का भी रेडियस कितना है, कैपिटल R ही है, सो माइनस ऑफ हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द पैराबोलाइड। और पैराबोलाइड की हाइट सेंटर से मैक्सिमम तक देखोगे कितना डिस्टेंस है, y1 प्लस y2 है ना, तो दिस इज y1 प्लस y2। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही लिक्विड्स के वॉल्यूम तो बराबर बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पर इक्वेट कर देता हूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनिशियली एंड फाइनली, क्योंकि सर वॉल्यूम थोड़ी ना हमारा लिक्विड थोड़ा ना गायब हुआ है, तो ऑफ कोर्स इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम्स तो बराबर बराबर होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए फाइनल वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू y1 प्लस y2 प्लस स्मॉल h माइनस ऑफ हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर, इनिशियल कितना था, तो दैट वाज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू h प्लस y2।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर दिख रहा है मेरे को कि ये y1 प्लस y2 इंटू एच है, डिवाइड नहीं करा हाफ से, तो ऑफकोर्स ये स्मॉल h और ये स्मॉल h वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचेगा इधर देखिए, पाई आर स्क्वायर, अच्छा पाई आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर दूं, बिल्कुल कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर देते हैं, सभी की सभी टर्म्स में है ही। तो इधर देखेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, y1 प्लस y2 माइनस हाफ ऑफ y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है, y2 के बराबर। तो एक काम करते हैं, y2 वाली सारी टर्म्स उस तरफ ले जाते हैं, क्या बन जाएगा इधर देखो, y1/2 प्लस y2/2 इज इक्वल्स टू y2। फॉर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल रहा है आप लोगों को, दैट इधर लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर, ये y2 वाली टर्म भी अगर उधर ले जाओगे तो आपको मिल जाएगा दैट y1 और y2 की वैल्यूज भी बराबर बराबर है। सो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट paraboloid generated will have half the depth above normal and half the depth below normal liquid level। तो ये प्रूफ है, हो सकता है आपको किसी कन्वेंशनल एग्जाम, मेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए, या इवन ऐसा भी होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा ये पॉइंट, और ऐसा भी हो सकता है किसी ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्टली ये पॉइंट पूछ लिया जाए। पैराबोलॉइड बनता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स में, ये मैंने डिराइव करवाया आपको। किस तरह से प्रेशर वेरी करता है एक वॉर्टेक्स फ्लो में, ये भी मैंने आपको डिराइव करवाया। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है पैराबोलॉइड में कि किस तरह से डेप्थ वेरी करती है, ये केस पे बहुत सारे अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। किस तरह के न्यूमेरिकल बनेंगे, कैसे सॉल्व करना है, ये सभी कुछ हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैप्पी इंजीनियरिंग।